हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं डिजीज़ के चैप्टर की। अभी तक अपन ने पढ़ा था टर्मिनोलॉजी, आज पढ़ते हैं अपन डिजीजेज। अब ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि डिजीज़ समझ में आ गया होगा कि डिजीज़ क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया तो अब पूरा समझ में आ जाएगा। जब एक एक पढ़ेंगे ना तो पूरी डिजीज़ समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर रिजल्ट आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं, अपन क्रॉप का नाम लेते हैं मेज। आज अपन पढ़ेंगे मेज के डिजीजेज। मेज में कौन कौन सी मेजर डिजीज होती है, उसमें एक नाम आता है डाउनी मिल्ड्यू। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन डाउनी मिल्ड्यू डिजीज। अब डाउनी मिल्ड्यू डिजीज होता क्या है, सिम्टम है या साइन है? ये चीज़ क्या होता है, इसको जब अपन डिफाइन करते हैं तो डाउनी मिल्ड्यू किस प्रकार का, अगर लक्षण की बात करें तो किस प्रकार के लक्षण में भी अपन बात करें तो ये लक्षण सिम्टम नहीं बोल के इसको अपन क्या बोलेंगे, साइन होता है। जनरली इसको जैसे सिम्टम बोल देते हैं। तो अब इसमें देखो डाउनी मिल्ड्यू में होता क्या है, मैंने एक चीज़ बताई थी कि डाउनी मिल्ड्यू में जो प्लांट की लीफ होती है, लीफ की जो लोअर सरफेस होती है, ये जैसे अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस पे क्या होता है कि फंगस की ग्रोथ दिखाई देती है। वाइट कोटनी ग्रोथ बताया था मैंने। तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है उसके ऊपर। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इनको अपन क्या बोल देते हैं, स्पोरेंजिया। और जिस पे स्पोरेंजिया बनता है उसको बोल देते हैं अपन स्पोरेंजियोफोर्स। ये दिमाग में आना चाहिए कि बस डाउनी मिल्ड्यू है तो उसकी डाउनी सरफेस, जो लोअर सरफेस होती है, उस पर डाउनी ग्रोथ दिखेगी। तो ये होती है डाउनी ग्रोथ। उसके अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियोफोर्स होती है। तो अब इसमें देखो डाउनी मिल्ड्यू, मेज की जो डाउनी मिल्ड्यू होती है, इसमें क्या है कि इसमें कॉमन डाउनी मिल्ड्यू, मतलब इसके अंदर सोरगम की भी डाउनी मिल्ड्यू लगती है, इसके अंदर शुगर कैन की भी डाउनी मिल्ड्यू लगती है, और बहुत सारी इसमें जितनी भी इससे रिलेटेड फैमिली वाले जो होते हैं उसकी जो जितनी भी डाउनी मिल्ड्यू होती है वो सारी की सारी मेज में हो जाती है। तो अब इसमें जैसे बात करते हैं अपन सोरगम डाउनी मिल्ड्यू। सोरगम में जो डाउनी मिल्ड्यू होती है वो किस में होती है, मेज में भी होती है। ठीक है। सोरगम की जो डाउनी मिल्ड्यू होती है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा। अंडरलाइन करना नाम को, सोर्गी। एक इसके अंदर होती है क्रेजी टॉप डाउनी मिल्ड्यू। क्रेजी टॉप डाउनी मिल्ड्यू होती है, वो होती है इसके अंदर स्क्लेरोप्थोरा मैक्रोस्पोरा। कोजल ऑर्गेनिज्म सबको याद होने चाहिए, इसके बिना कुछ ही नहीं होगा। अगर तुम लोगों ने कोजल ऑर्गेनिज्म ही नहीं लिखे तो कोई मतलब नहीं है, आपसे मेज का लिखो चाहे किसी का भी लिखो। जब टीचर को ये पता चलेगा कि आपको कोजल ऑर्गेनिज्म ही नहीं पता तो बाकी क्या लिखोगे उसमें। ठीक है। सिम्टम तो लिखना दूर की बात, कोजल ऑर्गेनिज्म सारी क्रॉप्स के जितने भी पैथोजन, जितने भी डिजीज है उसके सारे याद करने हैं तुम लोगों को। चाहे तो लिस्ट बना के याद कर लो, चाहे अपने साथ साथ में याद करते चले जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर होती है शुगर कैन की डाउनी मिल्ड्यू। शुगर कैन डाउनी मिल्ड्यू होती है, उसमें क्या होता है, कोजल ऑर्गेनिज्म होता है उसका पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सेकेराई। पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सेकेराई। अब इसके अलावा एक डिजीज़ और होती है इसके अंदर, डाउनी मिल्ड्यू का प्रकार एक और होता है जिसका एक अलग नाम है, अपने राजस्थान के अंदर ज़्यादा होती है ये। ठीक है। राजस्थान में इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था तो इसका नाम रख दिया था राजस्थान डाउनी मिल्ड्यू, RDM। इम्पोर्टेंट है, पूछ भी ले इसके बारे में। तो इसका अगर कोजल ऑर्गेनिज्म भी पूछे तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म सबको पता होना चाहिए।
इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा, हेटेरोपोगोनी। अब इसके अंदर ये 4 पैथोजन है, 4 टाइप की डाउनी मिल्ड्यू हो जाती है, तो इनमें अलग अलग कुछ ना कुछ तो सिम्टम अलग होंगे कि उसमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सोरगम वाली डाउनी मिल्ड्यू है वो मेज के अंदर हो रही है या फिर क्रेजी टॉप टाइप की डाउनी मिल्ड्यू हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका अपने को क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। अगर अपन कोई भी डाउनी मिल्ड्यू की स्टडी करेंगे तो अगर क्रेजी टॉप डिजीज हो रही है उसके अंदर, तो उसमें या क्रेजी टॉप डाउनी मिल्ड्यू हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि उस प्लांट के अंदर पैथोजन कौन सा है, स्क्लेरोप्थोरा। अगर उसके अंदर सोरगम के जो डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण पैदा हो रहे हैं उसके अंदर, तो वो कौन सा हो जाएगा, पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सोरगी। राजस्थान डाउनी मिल्ड्यू है, इसके अलग सिम्टम होते हैं। शुगर केन का डाउनी मिल्ड्यू होता है, इसका अलग होता है। क्रेजी टॉप का अलग होता है, सोरगम का अलग होता है। तो ये सिम्टम सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप के सिम्टम डेवलप होते हैं। ये सारी जो डाउनी मिल्ड्यू होती है वो एक इसके अंदर ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू भी होती है, इसमें 5-6 टाइप की लगती है। तो इम्पोर्टेंट अपने देख लेते हैं। तो ये इतनी टाइप की डाउनी मिल्ड्यू होती है इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर पहले तो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज जो जितनी भी है उसके पैथोजन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू करने वाले जो रोग कारक होते हैं उनका नाम एक जैसा ही होता है। जैसे एक तो होता है स्क्लेरोस्पोरा, एक होता है पेरेनोस्पोरा, एक हो जाता है, दोनों को मिला के लिख दो, एक पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा, एक होता है इसमें स्क्लेरोप्थोरा, प्लाज्मोपोरा। तो ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म, जो ये जो पैथोजन होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज करते हैं, ठीक है। ये सारे डाउनी मिल्ड्यू के कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी एक क्लास होती है, इनका जो ऑर्डर होता है वो होता है पेरेनोस्पोरेल्स। ऊमाइसीड्स क्लास में होती है। इनके सारे कैरेक्टर बताऊंगा, इनको कैसे याद करना है, ट्रिक भी बताऊंगा इनकी, लेकिन वो तब बताएंगे जब क्लास में अपने 120 स्टूडेंट हो जाएंगे, तब तक अपने इसको इसी टाइप से पढ़ेंगे। अब इसमें देखो, इसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म बता दिए, इन्हीं में से तुम लोगों को डाउनी मिल्ड्यू वाले कॉजल ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। किसी भी डाउनी मिल्ड्यू की बात करेंगे तो इन्हीं में से कोई पैथोजन होगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन इनके सिम्टम्स की बात करते हैं। अब देखो, डिजीज को सिस्टम से लिखने का एक तरीका बताता हूँ। अगर कोई एग्जाम में डिजीज पूछ ले तो सबसे पहला पॉइंट अपने को क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट अपन लिखेंगे वो क्या होना चाहिए, कॉजल ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, उसका रोग कारक का नाम होना चाहिए। अब रोग कारक में क्या हो सकता है, फंगस हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, जो भी हो उसका नाम लिखना है। सेकंड पॉइंट अपन उसमें क्या लिखेंगे, सिम्टम्स, कि उस रोग के लक्षण क्या है, पौधे पे किस टाइप के लक्षण डेवलप हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट अपन उसका लिखेंगे फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मतलब मैंने इसकी एक टर्म और लिखवाई थी, प्रीडिस्पोजिशन। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या होते हैं वो लिखने हैं अपने को, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखना है इसका अपने को, एक अगर ईटियोलॉजी की पूछ ले तो ईटियोलॉजी का अपने एक बार पॉइंट छोड़ देंगे। अगर तुम लोगों को एग्जाम में ईटियोलॉजी, ये थोड़ा टिपिकल होगा, याद करना मुश्किल होगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ समझना पड़ेगा पैथोजन के बारे में। तो ये अपने को एक बार इसको स्किप करना है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो होगा उसका डिजीज साइकिल, कि रोग कारक का जीवन चक्र क्या होता है, ठीक है। इसके बाद 6 पॉइंट अपन पढ़ेंगे मैनेजमेंट। तो इस हिसाब से अपने को एक डिजीज को कंप्लीट करना है। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपने इसमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो
तो ये पूरे के पूरे अगर बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपके 16 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो वो पूरा का पूरा इस चीज़ से कवर होगा और सबके पॉइंट, सबका अलग अलग पॉइंट का डिवाइडेशन होगा। जैसे मान लो डिजीज साइकिल आपका 2 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, ये 2 का हो गया, 2 का हो गया, इस टाइप से इसे डिवाइडेशन होगा। तो अब अपने क्या करते हैं, सबसे पहले अपने को कॉजल ऑर्गेनिज्म सबके याद करने हैं, वो एक पेज पे लिख लेना तुम लोग, सारी जितनी भी सिलेबस के अंदर डिजीज है उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म और उनके नाम लिख लेना, कॉमन वो क्रॉप का नाम और उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा एक पॉइंट और तुम लोगों को, अपने प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल में प्रत्येक बच्चे को 20 स्पेसिमेन मतलब डिजीज्ड सैंपल कलेक्ट करने हैं। हर्बेरियम जो बनाते हैं ना, उसके लिए तुम लोगों को एक बच्चे को 20 सैंपल कलेक्ट करने हैं और उनसे, उसमें से क्या करना है, फील्ड पे जाओगे, फील्ड पे जाके जो भी तुम लोगों को अभी जो खरीफ की फसल दिख रही है अपने को, खरीफ की फसल में जो भी डिजीज दिखे तुम लोगों को, जैसे भी उसमें पौधे में एबनॉर्मलिटी दिखे, चाहे उसमें बर्निंग हो रहा हो, येलोविंग हो रहा हो, उसमें लीफ का कर्ल हो रहा हो, चाहे उसके अंदर ब्लाइट हो रहा हो, जला हुआ हो, विल्ट हो रहा हो, कुछ भी हो, उसका स्टेम सड़ रहा हो, तो वो सारे के सारे सिम्टम तुम लोगों को कलेक्ट करने हैं। और कलेक्ट करने के बाद मैं उसको आइडेंटिफाई करवाऊंगा, तुम लोग मेरे को पिक्चर भेज सकते हो, पिक्चर भेजने के बाद मैं तुम लोगों को बता दूंगा। और उसको करना क्या है कि जैसे फील्ड से अपन सैंपल लेके आए, जैसे अपने लीफ को फील्ड से ले आए, अपने लीफ थी, लीफ के अंदर उसमें इन्फेक्शन था, उस लीफ को ले आए, तो अपने को उसको प्रिजर्व कैसे करना है, उसको कैसे सेट करना है, तो उसमें क्या करेंगे, अपन न्यूज़पेपर लेंगे या कोई दूसरा प्लेन पेपर ले लेंगे, जैसे ब्लोटर पेपर होता है अपने लैब में, तो अपने कोई भी न्यूज़पेपर ले लेंगे, न्यूज़पेपर या फिर कोई प्लेन पेपर लिया, प्लेन पेपर के बीच में उस पत्ते को रखना है और न्यूज़पेपर जो होगा उसको डबल फोल्ड करना है, 2 बार उसको फोल्ड करके उसके ऊपर कवर कर देना है। और ये पूरा उसको कवर करके और फिर उसके ऊपर कोई हल्का सा वजन रख देंगे, उससे थोड़ा बाहर रख देंगे ताकि वो उड़ेगा नहीं। इसके अंदर जितना भी वाटर होगा वो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर वो सोख लेगा। 2 से 3 दिन रखेंगे तो ये पूरा का पूरा सैंपल ड्राई हो जाएगा और न्यूज़पेपर नेक्स्ट डे आपने को चेंज करना है, न्यूज़पेपर को चेंज कर देना है ताकि उसके ऊपर जो मॉइस्चर है उसके बाद उसमें रोटिंग स्टार्ट नहीं हो जाए और उसका कलर चेंज नहीं हो, ताकि अपना जो स्पेसिमेन है वो ख़राब नहीं होगा। तो अपने को ये इससे 20 सैंपल एक बच्चे को कलेक्ट करना है। इसमें तुम्हारे प्रैक्टिकल मार्क्स भी होंगे। जो बच्चा नहीं करके लाएगा उसके ये समझ लेना कि उसके 20 मार्क्स कम हो गए सीधे सीधे। अगर 100 का प्रैक्टिकल होगा तो 80 का होगा उसका। अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि ये तो नहीं हो पाएगा या फिर करना ही नहीं है तो फिर वो 80 के हिसाब से एग्ज़ाम देने आ जाएगा। रिटर्न में जो लाएगा उसको उतने मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रैक्टिकल वर्क का इतना ही है अपना प्रैक्टिकल का। आइडेंटिफिकेशन भी बता देंगे तुम लोगों को, लेकिन एक बार तुम लोग फील्ड पे जाके ये 20-20 सैंपल कलेक्ट करके लाने हैं, ठीक है। इसके बाद अपन कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात की, तो कॉजल ऑर्गेनिज्म के बाद अपन डिजीज़ पे आते हैं। अपन बात करेंगे सिम्टम्स की। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज है तो डाउनी मिल्ड्यू में एक तो सीधा सिम्टम हो जाएगी कि उसके ऊपर डाउनी ग्रोथ दिखाई देगी पत्ती की लोअर सरफेस पे। तो अब इसमें क्या होता है कि जो मेज की लीफ होती है, मेज की लीफ पे सबसे पहले जो सिम्टम दिखेगा वो क्या दिखेगा, जैसे ये अपना मेज का प्लांट है, मेज प्लांट पे क्या होगा, जो लीफ होगी, लीफ की जो अपर सरफेस होगी, ध्यान से सुनना, लीफ की जो अपर सरफेस होगी, अपर सरफेस पे क्या होता है, ऐसे धारियां बनती है। जैसे ये लीफ थी तो इस लीफ के अंदर क्या होगा, लीफ के अपर सरफेस पे येलो कलर की धारियां बनेगी। मैंने बताया था ना, एक नाम लिया था स्ट्रिक्स, लीफ स्ट्रिक्स। तो ऐसे धारियां बन जाती है अपर सरफेस पे। ऊपरी भाग पे उस पौधे को अपन देखेंगे तो उसकी पत्ती के ऊपरी भाग पे क्या बनेगा, येलो कलर की धारियां बनेगी। येलो कलर की धारियां बनती है अपर सरफेस पे। पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद जब उस पत्ती को अपन लोअर साइड से देखते हैं तो लोअर साइड पे जहाँ जहाँ येलो कलर की धारियां बनी हुई है, जैसे मानो ऐसे धारी बनी हुई है पत्ती की अपर सरफेस पे, तो उसकी जो
जो धारी है उस धारी के निचली साइड में क्या होगा, फंगस की ग्रोथ होगी। समझ रहे हो बात? मतलब जहाँ जहाँ धारी बनी है सिर्फ वहीं उसकी डाउनी ग्रोथ बनेगी, बाकी जो ग्रीन पार्ट दिखता है उस पे अपने को डाउनी ग्रोथ नहीं दिखती। क्यों? मतलब ये हुआ कि ये जो धारी बन रही है इसके अंदर क्या होता है, फंगस की ग्रोथ होती है, इसके अंदर इन्फेक्शन होता है। और उसके बाद में क्या होगा, लोअर सरफेस पे तो डाउनी ग्रोथ दिखेगी, अपर सरफेस पे क्या होगी, उसके ऊपर भूरे रंग की या फिर येलो कलर की येलोविंग हो जाएगी, येलो कलर की उसके ऊपर धारियाँ बन जाती है। लोअर सरफेस पे उस पर डाउनी ग्रोथ या कोटनी वाइट ग्रोथ दिखती है फंगस की। तो ये सिम्टम हो गया एक। लेटर स्टेज में क्या होता है, लेटर स्टेज में ऐसी कंडीशन होगी इसमें, लेटर स्टेज में क्या होगा, जो ये लीफ थी जिस पे धारियां बन गई थी, जिसके ऊपर डाउनी ग्रोथ आ गई थी, तो वो पत्ती अब क्या होगी, धीरे धीरे सूखना स्टार्ट कर देगी। तो पत्ती क्या हो जाएगी, ड्राइड, सूखने लग जाएगी। ठीक है, सूखने लग जाएगी। प्लस में इसके क्या होगा, इसका जो मार्जिन होता है, पत्ती का जो किनारा होता है, वो किनारा क्या होगा, उस किनारे से क्या होगा, वो पत्ती फटने लग जाएगी। ठीक है, श्रेडिंग हो जाएगी उसके अंदर। श्रेडिंग मतलब उसके किनारे का फट जाना, किनारे फटने लग जाते हैं पत्ती के। पहला सिम्टम क्या था, पत्ती के ऊपर ब्राउन या येलो कलर की धारियाँ बनती है, लोअर सरफेस पे उसकी डाउनी ग्रोथ या फिर कोटनी वाइट ग्रोथ दिखाई देती है। उसके बाद में क्या होता है, इसके किनारे फटने लग जाते हैं और पत्ती धीरे धीरे सूखने लग जाती है। तो ये तो हो गया सिम्टम, एक मतलब पत्ती पे दिखने वाला सिम्टम हो गया। इसके अलावा डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है, प्लांट जो होता है, प्लांट पे जो उसको देखते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट जो होता है, उसमें क्या होगा, अपने को फील्ड में जब जाएंगे तो प्लांट क्या दिखेगा अपने को, स्टंटेड। स्टंटेड मतलब बोना, पौधा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा या फिर छोटा रह जाएगा, पौधा हाइट में छोटा रह जाएगा। उसके इंटरनोड की साइज कम हो जाती है। इंटरनोड समझ रहे हो, इंटरनोड्स क्या होते हैं, इंटरनोड जैसे अपने मेज के प्लांट को देखते हैं तो उसके बीच में ऐसे नोड्स बने होते हैं, ऐसे गांठें बनी होती है, तो ये इंटरनोड्स होते हैं। तो अगर इनका साइज कम हो गया तो ओबियसली इनके प्लांट का हाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इंटरनोड्स छोटे रह जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर प्लांट क्या देगा, बूसी अपीयरेंस, प्लांट क्या हो जाएगा, झाड़ीनुमा हो जाएगा, प्लांट झाड़ीनुमा हो जाता है। प्लांट क्या होगा, झाड़ीनुमा स्ट्रक्चर हो जाएगी, तो उसमें बूसी अपीयरेंस देगा प्लांट। बूसी अपीयरेंस देने के बाद क्या होगा, जैसे जैसे प्लांट की उसकी स्टेज उसकी पैथोजन की स्टेज निकलती जाती है, तो प्लांट स्टंटिंग और बूसी अपीयरेंस के साथ में वैसा का वैसा प्लांट उसी हाइट पे धीरे धीरे वो सूखने लग जाता है। तो ये तो हो गया कॉमन सिम्टम डाउनी मिल्ड्यू का। जब अपन फील्ड पे जाके देखते हैं तो उसकी पत्तियों पे ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी और पौधे का साइज छोटा रह जाएगा, उसकी बूसी अपीयरेंस हो जाती है। तो उसके बाद अपन बात करते हैं इसके अंदर, इसमें देखो एक टर्म आती है कि ये किस वजह से हो रहा है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन एक नाम आता है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन, और एक होता है लोकल इन्फेक्शन। सिस्टेमिक और लोकल इन्फेक्शन, ये दो टर्म होती है। ये डाउनी मिल्ड्यू के केस में अपन बात कर रहे हैं, तो ये बता देता हूँ कि सिस्टेमिक, इस टर्म का ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सर्वांगी। सिस्टेमिक को क्या बोलते हैं, सर्वांगी। एक तो होता है सिस्टेमेटिक और एक होता है सिस्टेमिक। सिस्टेमेटिक का मतलब तो हो गया क्रमबद्ध, स्टेप बाय स्टेप कोई काम करते हैं अपने, कोई भी प्रोसेस होती है तो वो सिस्टेमेटिक होती है। एक होता है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक का मतलब सिस्टम से बना, ये शब्द किससे बना, सिस्टम। सिस्टम मतलब उस प्लांट का तंत्र, उस तंत्र के मतलब उस आंतरिक भागों के अंदर फैला हुआ जो चीज़ होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, सिस्टेमिक। इसमें सिस्टेमिक क्या होता है, पेस्टिसाइड भी सिस्टेमिक होते हैं और पैथोजन भी सिस्टेमिक टाइप का होता है। ठीक है, अब सिस्टेमिक और लोकल में फ़र्क क्या होता है इसका ये देखना। सिस्टेमिक की बात करते हैं तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन या फिर कोई सिस्टेमिक की सीधी बात करें तो उसमें क्या होता है, सिस्टेमिक में स्प्रेडिंग ऑफ द पैथोजन
स्प्रेडिंग ऑफ द पैथोजन into the entire plant system from the point of infection। संक्रमण के स्थान से पौधे के पूरे सिस्टम के अंदर फैल जाना, संक्रमण के स्थान से रोग कारक का पूरे सिस्टम के अंदर फैल जाना क्या कहलाता है? सिस्टेमिक। जैसे मानो कि रूट के अंदर इन्फेक्शन था, रूट से वो कहाँ चला गया? शूट में चला गया, उसकी ब्रांचेज में चला गया, तो ये इसका जो प्रॉपर्टी होगी, ये जो इसका करेक्टर हो गया, ये किस टाइप का करेक्टर हो गया? सिस्टेमिक। ठीक है। अब ये क्या होता है? पैथोजन जैसे सिस्टेमिक होता है वैसे ही केमिकल भी सिस्टेमिक हो सकते हैं। और दूसरा टर्म था इसमें लोकल इन्फेक्शन। ये तो हो गया सिस्टेमिक इन्फेक्शन। डाउनी मिल्ड्यू के अंदर क्या होता है? सिस्टेमिक इन्फेक्शन। दूसरा जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो होता है लोकल इन्फेक्शन। वो अपन जब डिजीज साइकिल पढ़ेंगे तो डिस्क्राइब करेंगे उसको। लोकल इन्फेक्शन का मतलब, लोकल इन्फेक्शन क्या हो गया? लोकल इन्फेक्शन में ये रहता है कि एरिया रेस्ट्रिक्टेड रहता है, कि जिस जगह पे उसने इन्फेक्शन किया वो सिर्फ उसी क्षेत्र तक लिमिटेड रहता है। ठीक है। इन्फेक्शन इन लिमिटेड एरिया। लिमिटेड एरिया मतलब जैसे कोई रोग कारक था तो उसने पत्ती पर इन्फेक्शन किया, लेकिन वो पत्ती से बाहर नहीं जाएगा, पत्ती के अलावा दूसरे पार्ट में नहीं जाएगा। सिर्फ पत्ती पे इन्फेक्शन किया तो वो सिर्फ पत्ती तक ही सीमित रहेगा। प्लांट के एक भाग को इन्फेक्ट किया तो उसी भाग के अंदर रहेगा, तो उस टाइप के इन्फेक्शन को बोल देते हैं अपन लोकल इन्फेक्शन। डाउनी मिल्ड्यू में दोनों टाइप का होता है, लोकल इन्फेक्शन भी होता है और सिस्टेमिक भी होता है। ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो लोकल रह जाता है, क्योंकि वो पत्ती के ऊपर तक ही रहता है, दूसरे प्लांट पार्ट में नहीं फैल पाता। जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो पूरे सिस्टम में फैल जाता है। तो अपन जब सिम्टम की बात कर रहे थे, सिम्टम में बेसिक सिम्टम बताया मैंने कि उसके ऊपर धारियाँ बनना, धारियाँ बनने के बाद उसकी पत्ती के किनारे फट जाना, सूख जाना, उसका डाउनी ग्रोथ दिखाई देना, और पौधे का क्या होता है? स्टंटिंग, बोना रह जाना, और उसका बुशी अपीयरेंस ऐसे गुच्छा बन जाता है, झाड़ी जैसा प्लांट बन जाता है। अब इसके अंदर एक टर्म बीच में आया था, जैसे आपने बात करते हैं क्रेजी टॉप डिजीज। अगर क्रेजी टॉप डिजीज होगा तो उसके अंदर सिम्टम में क्या होगा? ऐसा क्रेजी टॉप मतलब टॉप पार्ट, पौधे का टॉप पार्ट, उसका ऊपरी भाग जो फ्लोरल पार्ट जो होता है उस पार्ट को अपन बोल देते हैं टॉप पार्ट। टॉप पार्ट में क्या हो जाना? क्रेजी। क्रेजी मतलब पागल। क्रेजी का मतलब पागल। जब ऐसी हरकत जो उसका टॉप पार्ट होता है कि पागल जैसी हरकत करने लग जाता है, मतलब उसकी ग्रोथ जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। एबनॉर्मल हो जाना मतलब टॉप पार्ट में क्या हो जाता है? प्रोलिफरेशन बोलते हैं। प्रोलिफरेशन मतलब उसके अंदर अति वृद्धि हो जाती है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। किसकी? जो इसकी एक्सिलरी बर्ड्स होती है, जो एक्सिलरी बर्ड्स जो होती है, एक्सिलरी बर्ड्स मतलब जैसे इसकी साइड में जो बर्ड्स होती है उस वाले हिस्से में क्या होती है? एक्सेस ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो बहुत सारी लीव्स, बहुत सारी पत्तियां निकल जाती है। तो बहुत सारी पत्तियां निकलने की वजह से ये क्या होगा? ये से बुश लाइक या फिर इस टाइप की ग्रोथ होने लग जाती है पूरे प्लांट के अंदर। तो इस प्लांट को अपन क्या बोल देते हैं? इस सिम्टम को क्रेजी टॉप बोल देंगे। तो इसके अंदर क्या होगा? इसमें जो कोब बनना था, इसके दो पार्ट होते हैं, सिल्क और टेसल। मेल पार्ट को बोलते हैं टेसल और फीमेल पार्ट को बोलते हैं कोब। जो भुट्टा बनता है तो भुट्टे के अंदर भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो भुट्टे के अंदर भी क्या हो जाता है? ऐसे इस टाइप की ओवर ग्रोथ हो जाती है। तो ये पूरे के पूरे सिम्टम किस टाइप के हो जाते हैं? क्रेजी टॉप के। और बाद में धीरे धीरे क्या होंगे? जो क्रेजी टॉप जो सिम्टम डेवलप हुआ उसके बाद जितनी भी ये जो ग्रोथ जो इसका पार्ट होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट जो होगा ये पूरा का पूरा ड्राई हो जाएगा, धीरे धीरे वो सूख के खत्म हो जाएगा प्लांट। तो ये हो जाता है क्रेजी टॉप सिम्टम का। ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही, बाकी सिम्टम इसके सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है तो बाकी सिम्टम उसी टाइप के होते हैं जो आपने पहले लिखे थे। अब इसके बाद एक नाम आता है राजस्थान डाउनी मिल्ड्यू का। राजस्थान डाउनी मिल्ड्यू में क्या होगा? राजस्थान डाउनी मिल्ड्यू में देखो, राजस्थान डाउनी मिल्ड्यू का एक कैरेक्टर होता है इसमें, हाफ लीफ सिम्टम। क्या होता है इसमें?
हाफ लीफ सिम्टम मतलब हाफ लीफ का मतलब जैसे ये बता रही है कि आधी पत्ती तक का लक्षण। राजस्थान डाउनी मिल्ड्यू में इन्फेक्शन सिस्टेमिक होता है, वैसे प्लांट में प्लांट का जो इसके ऐसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसमें ऐसे बूसी अपीयरेंस ऐसा झाड़ू जैसा कौन नहीं होता, ये झाड़ू जैसा कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई देता, लेकिन इसके अंदर जो सिम्टम बिल्कुल क्लियर कट सिम्टम जो दिखाई देता है वो एक ही सिम्टम होता है, हाफ लीफ सिम्टम। हाफ लीफ सिम्टम का मतलब जैसे मेज की जो पत्ती होती है उस पत्ती के अंदर क्या होगा, जो डिजीज होगी वो क्या होगी, उसके टॉप पार्ट पे दिखाई देगी। किस पे दिखाई देगी, टॉप जो लीव्स होगी, टॉप लीव्स पे इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। जो नई पत्तियां बनती होती है उसके अंदर सिम्टम बनेगा, तो उसमें क्या होगा, जैसे डाउनी मिल्ड्यू का जो सिम्टम डेवलप होगा उसमें क्या होगा, येलोविंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगा उसके अंदर, येलोविश और लाइट ग्रीन, येलोविश और लाइट ग्रीन एरिया डेवलप होता है ऐसे इंटरवेनियल पार्ट, और पूरी वेंस को भी क्लियर करता जाता है साथ साथ में, और इस टाइप की येलोविंग स्टार्ट होगी और ऐसे धारियाँ सी बनती जाती है इसके अंदर, ये पूरा एरिया ऐसे पीला पड़ जाएगा। लेकिन जब आधी पत्ती हो जाती है, आधी पत्ती तक आने के बाद में इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक शार्प मार्जिन से ये हेल्दी और इन्फेक्टेड जो पार्ट होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, ऐसे एक मार्जिन, क्लियर मार्जिन डेवलप हो जाती है। मतलब ये सिम्टम जो है, बाकी पार्ट तो इसकी बाकी जो लीफ होती है वो तो पूरी की पूरी हेल्दी दिखेगी, लेकिन जो आधा पार्ट होगा वो पूरा इन्फेक्टेड रहेगा, उसके अंदर येलोविंग हो जाएगी या फिर उसमें लाइट ग्रीन कलर का एरिया डेवलप हो जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन हाफ लीफ सिम्टम। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल सा, इनके कॉमन सिम्टम हो गए। तो डाउनी मिल्ड्यू बिल्कुल ईजी होता है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो सिम्टम होते हैं वो इसलिए इसको, क्योंकि राजस्थान डाउनी मिल्ड्यू का सिम्टम हाफ लीफ सिम्टम होता है। अब जैसे हाफ लीफ सिम्टम बना, तो जैसे ये सिम्टम बना तो उसके बाद में इसका क्या होगा कि ये जो पूरी पत्ती है वो धीरे धीरे सूखने लग जाती है। ये क्या होगी, धीरे धीरे जो येलो एरिया था वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्राउन कलर में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होगा, धीरे धीरे ये सिकुड़ कर ज़मीन में गिर जाएगी और इसके अंदर विल्टिंग जैसा सिम्टम पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका राजस्थान डाउनी मिल्ड्यू का। अब अपन बात करते हैं सिम्टम के बाद अपन पढ़ते हैं इसमें फेवरेबल कंडीशन, या फिर इसको बोलते हैं प्री डिस्पोजिशन। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर मतलब वे कारक जो कि पौधे को वल्नरेबल बनाते हैं, यानी कि उसको सशक्त बना देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ऐसा कमज़ोर बना देना। प्लांट को कमज़ोर बनाने वाले जो फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं अपन, या फिर पैथोजन को जो फेवर करने वाले, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने वाले या फिर इसको प्रमोट करने वाले जो भी होते हैं कारक, वो सारे हो जाते हैं फेवरेबल कंडीशन में आते हैं। फेवरेबल कंडीशन प्लांट के लिए नहीं है, फेवरेबल कंडीशन अपन बात कर रहे हैं पैथोजन की। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि जो डाउनी मिल्ड्यू फंगस होती है वो नॉक्टर्नल हैबिट की होती है। नॉक्टर्नल हैबिट की होती है। नॉक्टर्नल मतलब रात्रिचर, नॉक्टर्नल मतलब रात्रिचर, रात्रिचर मतलब 3 से 4 बजे का जो टाइम होता है उस समय में इस फंगस की ग्रोथ बहुत अच्छी दिखती है, बहुत ज़्यादा। ये इसमें कोनिडिया बनेगा, स्पोरेंजिया बनेगा, इसमें स्ट्रक्चर डेवलप होने लग जाती है, इसके लिए फेवरेबल होता है। क्यों, उस टाइम में क्या होता है, एक तो टेम्परेचर होता है कम टेम्परेचर होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। जहाँ पे रेन ज़्यादा, बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे ये डिजीज़ ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो राजस्थान में जहाँ मेज ग्रोविंग एरिया है वहाँ पे लगभग तो यही क्षेत्र है जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रेन ज़्यादा होने की वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ता है, टेम्परेचर डाउन रहता है। तो फेवरेबल टेम्परेचर की बात करें तो इसकी रेंज रहती है कितनी, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए बेस्ट ग्रोविंग टेम्परेचर होता है। 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें चाहिए 90%, 90% के पास में इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है कि अगर अपनी सॉइल के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी है, अगर सॉइल के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी है तो जिंक डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या हो जाता है, उसके अंदर डिजीज हो जाता है, और या फिर उसको फेवर करता है। और क्या करते हैं इसके अंदर, जैसे
फास्फोरस और जो पोटेशियम होते हैं ये न्यूट्रेंट उसको प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से। ये इसके लिए, इसका मतलब कि उसके अंदर बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए फर्टिलाइज़र की डोज, उस वजह से ताकि उसके अंदर डिजीज़ कम से कम आए। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके लिए फेवरेबल कंडीशन। अब इसके बाद बात करते हैं अपन प्री डिस्पोजिशन के बाद बात करेंगे अपन एटियोलॉजी को एक बार स्किप करते हैं, अपन बात करते हैं इसकी डिजीज साइकिल की, कि पैथोजन का डिजीज साइकिल क्या होता है। ठीक है, डिजीज साइकिल डेफिनेशन तो सबको पता ही है कि डिजीज साइकिल होता क्या है। डिजीज साइकिल में मैंने पहले बताया कि एक तो अपन बात करते हैं प्राइमरी इनोकुलम, प्राइमरी इनोकुलम, एक होता है सेकेंडरी इनोकुलम, सेकेंडरी इनोकुलम, एक होता है इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो ये अपने टर्म इसीलिए बताई थी ताकि अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सीधा सीधा बताऊंगा मैं इसमें। प्राइमरी इनोकुलम का मतलब हो जाता है कि जब फंगस एडवर्स कंडीशन होती है, जब उसकी ग्रोथ स्टेज प्लांट की पूरी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि फंगस सर्वाइव करने के लिए अपने आप को किसी अवस्था में ले जाता है, तो या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी ताकि नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन आएगा तो उस टाइम वो एक्टिव हो जाता है। तो अपन डाउनी मिल्ड्यू की बात कर रहे हैं, तो डाउनी मिल्ड्यू के अंदर एक सेक्सुअल स्पोर बनता है, जो सेक्सुअल स्टेज होती है इसकी, सेक्सुअल स्पोर होता है, वो क्या करता है उसको, वो टॉलरेंट होता है। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर क्या होता है, टॉलरेंट होता है किसके प्रति, टेम्परेचर के और अदर क्लाइमेटिक फैक्टर के प्रति, तभी तो वो सर्वाइव कर पाता है। तो सेक्सुअल स्पोर बनता है इसके अंदर, उस सेक्सुअल स्पोर का नाम होता है ऊस्पोर। क्या होता है, ऊस्पोर। अब हिंदी वाले लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, हिंदी वाले इसको ऊस्पोर ऐसे लिख लेना, इतना ही फर्क है, ऊस्पोर। अब ऊस्पोर क्या होता है, इसका सेक्सुअल स्पोर होता है। तो इसका जो प्राइमरी इनोकुलम होता है, प्राइमरी इनोकुलम का मतलब रोग कारक कहाँ से आ रहा है, प्राइमरी इनोकुलम यानी कि उसका रोग कारक का पार्ट कौन सा है, तो उसका पार्ट तो हो गया ऊस्पोर। अब ऊस्पोर सॉइल के अंदर कैसे सर्वाइव करता है, कैसे रहता है, तो जो प्लांट के पार्ट होते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट के जो पार्ट होते हैं, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर बन जाती है, ऊस्पोर बन जाता है। तो वो कहाँ चला जाता है, सॉइल के अंदर। जो डेड पार्ट होता है वो सॉइल में चला जाता है, तो ऊस्पोर उस प्लांट पार्ट पे बना रहता है, या फिर डायरेक्ट सॉइल के अंदर बना रहता है, या फिर सीड के अंदर इन्फेक्शन है तो वो सीड से भी हो जाता है। तो सॉइल और सीड दोनों टाइप का इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्टेड सीड से भी ऊस्पोर बन जाता है, इन्फेक्टेड सीड के अंदर ऊस्पोर होगा, और उसके इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट या प्लांट डेब्रीज या फिर अवशेष, कृषि अवशेष जो होते हैं, जो फसल के अवशेष होते हैं, उसके अंदर क्या बन जाता है, ऊस्पोर। अब डिजीज साइकिल बनाते कैसे है ये बाद में बताऊंगा पैटर्न में, पर इसका डिजीज साइकिल बना के बता देता हूँ मैं कि क्या क्या बनता है। पहली चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, प्राइमरी इनोकुलम। ठीक है, प्राइमरी इनोकुलम में कोलेटरल होस्ट भी हो सकते हैं, कोलेटरल और अल्टरनेट होस्ट, इसके बारे में भी बताऊंगा एक बार। अपने इसका बता देता हूँ कि कोलेटरल होस्ट जैसे सोरगम की जो डाउनी मिल्ड्यू है, तो जो जंगली ज्वार होती है वो उसका कोलेटरल होस्ट हो जाता है। कोलेटरल होस्ट के बारे में बात करते हैं तो सेम फैमिली के जो प्लांट होते हैं वो कोलेटरल होस्ट होते हैं। सेम फैमिली के जो प्लांट होते हैं जिसके ऊपर ऑफ सीजन में कोई भी रोग कारक अपना टाइम निकाल लेता है, या फिर अपना वो उस पर सर्वाइव करता है, या फिर उससे फूड और शेल्टर मिल जाता है, या फिर उस पर रिप्रोड्यूस होता रहता है, उसी के ऊपर रिप्रोडक्शन करता रहता है वो, या फिर मल्टीप्लाई होता रहता है। तो उस चीज़ को, उस प्लांट को अपन क्या बोल देते हैं, कोलेटरल होस्ट। जैसे ज्वार का प्लांट अपने सीजन में नहीं है, और वीड तो पता ही है, वीड पेरेनियल होते हैं, क्रॉप अपने एनुअल बाइनियल होती है, तो वीड क्या होती है, पेरेनियल क्रॉप होती है। तो कुछ वीड ऐसे होते हैं जो फील्ड में लगातार बने रहते हैं, तो उस पे पैथोजन चला जाता है। उसका सिस्टम बिल्कुल सोरगम के जैसा ही होता है वीड प्लांट का, तो वो पैथोजन उसी पे मल्टीप्लाई होता रहता है, उसी से न्यूट्रिशन लेता रहता है, और वो नेक्स्ट सीजन तक उस पर बना रहता है। तो वो तो हो गया कोलेटरल होस्ट। एक होता है अल्टरनेट होस्ट। अल्टरनेट होस्ट में बस डिफरेंस इतना ही है कि एक ही फैमिली के नहीं होते, अलग अलग फैमिली के जो प्लांट होते हैं, अलग फैमिली का जो प्लांट होता है वो अल्टरनेट होस्ट हो जाता है। और लेकिन अल्टरनेट होस्ट की बात करते हैं तो सिर्फ रस्ट के केस में बात होती है, रस्ट डिजीज के अंदर अल्टरनेट होस्ट का नाम आता है। लेकिन रोग कारक अपना पूरा लाइफ साइकिल कभी भी अल्टरनेट होस्ट पे कंप्लीट नहीं करता, एक ही फैमिली का नहीं होता, लेकिन उस पैथोजन की कुछ लाइफ के कुछ स्टेजेज
या फिर उसके कुछ अंश उसके ऊपर बीतते हैं और कुछ भाग उसका मेन क्रॉप पे बीतता है, या फिर कुछ लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा उसका मेन क्रॉप पे, जैसे अल्टरनेट होस्ट है और एक मेन होस्ट है। तो जैसे रस्ट में 5 स्टेज होती है उसकी लाइफ की, तो 2 स्टेज इस पे निकलती है, तो 3 स्टेज मेन होस्ट के ऊपर यानी कि उसके वीट पे निकलती है। तो ये जो होस्ट हो गया, इस पे पूरा का पूरा लाइफ साइकिल पूरा नहीं करता ये, लेकिन आधा आधा होता है। तो ये जो होस्ट हो जाता है वो अल्टरनेट होस्ट हो जाता है, किसका? पैथोजन का। वीट के साथ में जो प्लांट बारबरी होता है उसको बोल देते हैं अपन अल्टरनेट होस्ट। लेकिन इस केस में अपन बात करेंगे कोलेटरल होस्ट, मतलब सेम फैमिली की बात कर रहे हैं। अब अपने सेकेंडरी इनोकुलम मैंने बताया था कि सेम ग्रोविंग सीजन में इन्फेक्शन के बाद में, यानी कि प्राइमरी इन्फेक्शन होने के बाद में जो सेम ग्रोविंग सीजन में जो इनोकुलम डेवलप होता है उसको क्या बोल देते हैं अपन? सेकेंडरी इनोकुलम। अब सेकेंडरी इनोकुलम में क्या होता है? जब सेकेंडरी इनोकुलम की बात करते हैं तो अपने बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेकेंडरी इनोकुलम में क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इस क्लास की जो फंगस या फिर ये जो फंगस होती है इसके अंदर क्या बनते हैं? जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं वो बनते हैं जू स्पोर। ठीक है, जू स्पोर मतलब चल बीजाणु, इनको क्या बोलते हैं? चल बीजाणु। चल बीजाणु बनते हैं इन्फेक्शन के बाद में। कैसे बनेंगे वो भी देखेंगे। तो अब देखो, प्राइमरी इन्फेक्शन किससे हुआ? ऊ स्पोर से, और सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे हुआ? जू स्पोर से। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल है, कुछ ही नहीं है। अपने डिजीज साइकिल बना के देखते हैं। लिखने से बेहतर है, लिखना चाहो तो इतना ही लिख दो, लिखने से बेहतर है बनाना आना चाहिए। बनाने में क्या करेंगे? जैसे मान लो अपने मेज सीड को अपन ने सोविंग कर दी, मेज सीड को अपन ने सोविंग कर दी। तो सीड की जब सोविंग करते हैं तो मैंने बताया कि प्लांट डेब्रीज यानी कि कृषि के अवशेष, फसल के जो अवशेष होते हैं, फसल अवशेष लिख लेना, उसमें क्या हो? फसल अवशेष जो होते हैं उसके अंदर पैथोजन का क्या होता है? ऊ स्पोर। जो सेक्सुअल स्पोर बनता है उसके अंदर वो चला जाता है कहाँ? प्लांट डेब्रीज में, या फिर सीधा मान लो कि ऊ स्पोर जैसे डायरेक्ट सॉइल के अंदर है, या फिर सीड का एक्सटर्नल पार्ट पे सीड के ऊपर चिपका रह गया। इसीलिए तो बोलते हैं कि सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। किस चीज़ से बचने के लिए? इस चीज़ से, इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने को सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो जैसे जैसे इसमें प्लांट जर्मिनेट होगा, तो प्लांट जैसे जैसे जर्मिनेट होगा तो ऊ स्पोर भी उस फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? जर्मिनेट होगा। पैथोजन का जो स्पोर बनता है, जो बीजाणु बनता है, वो बीजाणु भी इसमें जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होने के बाद में जब प्लांट जर्मिनेट होता है तो उसके अंदर रूट और शूट निकलता है। तो उस टाइम बिल्कुल माइक्रोपोर्स होते हैं, या फिर थोड़ी बहुत कोई इंजरी हो जाती है प्लांट के अंदर, तो उसके थ्रू, या फिर डायरेक्ट पेनेट्रेशन मतलब इस ऊ स्पोर के अंदर इतना पावर होता है कि इसकी जो माइसीलियम या फिर फंगस की जो इसका जो तंतु बनेगा वो इसके अंदर पेनेट्रेट कर जाता है, यानी कि घुस जाता है। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर? जैसे ये स्टेम था तो इन्फेक्शन तो हो गया। इन्फेक्शन के बाद में क्या होगा? प्लांट के अंदर सिस्टेमिक ग्रोथ होगी। प्लांट के अंदर क्या होगी? सिस्टेमिक ग्रोथ होगी। किसकी? पैथोजन की। प्लांट के अंदर पैथोजन की सिस्टेमिक ग्रोथ, यानी कि वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इसके बाद क्या था कि मैंने बताया कि जो लीफ होती है, लीफ के ऊपर क्या होता है? इसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लीफ पे सिम्टम्स दिखाई देंगे। स्टेम से जब वो लीफ पे जाता है तो लीफ के ऊपर क्या बनेगी? मार्जिन्स बन जाएगी, येलो कलर की धारियाँ बन जाएगी। फिर वो उसमें क्या होंगे? ऐसे स्पोरेंजिया डेवलप हो जाएंगे, उस पर ग्रोथ दिखाई देगी। पत्ती के निचले किनारों पे ऐसे ग्रोथ बन जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्लांट का टेसल होता है तो उसके ऊपर भी, यानी कि जहाँ उसका मेल पार्ट या मेल और फीमेल पार्ट पे भी कई बार क्या होती है? इस टाइप की वाइट ग्रोथ आ जाती है टेसल पे या फिर उस पर कोब पे। तो इसमें क्या होगा? जैसे इसके अंदर स्पोरेंजिया बनता है। अब देखो स्पोरेंजिया की एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होती है? इसको तो बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर्स, हिंदी में बोलते हैं इसको बीजाणु धानी धर, बीजाणु धानी धर। अब इस पे जो बनता है वो बनता है स्पोरेंजिया। ठीक है, और इसके अंदर क्या बनेगा? इसके अंदर बनेंगे जू स्पोर्स, चल बीजाणु। इसमें बनेंगे चल बीजाणु। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है, तो ये जो स्पोरेंजिया बने, स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे?
जू स्पोर्स बनेंगे। जैसे एक स्पोरेंजिया की बात करेंगे तो अपने क्या होगा, जैसे एक स्पोरेंजिया था तो स्पोरेंजिया के अंदर, ये स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे जू स्पोर्स बन जाते हैं, तो ये स्पोरेंजिया की जो वॉल होती है वो पूरी रप्चर हो जाएगी, यानी कि यहाँ से ये टूट जाती है। ठीक है, ये टूटने के बाद में जैसे यहाँ से ये टूट जाती है तो इसके बाद यहाँ से जो जू स्पोर होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। ये किस शेप के जू स्पोर है मैंने बताया था ना, ये इस टाइप के बना रहा हूँ मैं, ये कौन सी शेप होती है ये देखना। अब इसके अंदर जैसे जूस पोर बन गए तो जूस पोर क्या करेंगे वापस से, जब जूस पोर में क्या हेल्प करता है इसके अंदर, जैसे बारिश हो गई, तेज़ रेन हो रही है, रेन के साथ साथ में उसमें हवा के झोंके भी लग रहे हैं, रेन स्प्लैशेस हो रही है, तो बहुत सारी जैसे रेन के साथ में हवा चल रही है तो हवा के साथ में क्या होगा, एक स्पोरेंजिया की या फिर जो जूस पोर होते हैं एक पत्ते से या फिर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जूस पोर क्या करेंगे, जैसे ये न्यू प्लांट था उसकी लीफ के ऊपर आके गिर गए, तो ये क्या करेंगे इसके ऊपर फिर वापस से क्या करेंगे, इस टाइप की स्पोरेंजिया डेवलप करेंगे। तो ये जो वापस ये स्टेज आ जाती है तो ये क्या होता है कि ऐसे स्पोरेंजिया का फिर से डेवलपमेंट हो गया, फिर ये नए प्लांट को इन्फेक्ट कर देगा या फिर ये इसी प्लांट के ऊपर चलता रहता है, तो ये क्या हो जाता है, इसको बोल देते हैं अपन सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये क्या हो गया, सेकेंडरी इन्फेक्शन। समझे बात, सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे होगा, उस पर जूस पोर बनेंगे, वो जूस पोर नए प्लांट को इन्फेक्ट करेगा या फिर उसी प्लांट पे ग्रोथ करता रहेगा, और ये साइकिल तब तक चलता जाएगा जब तक कि प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। यानी जब तक अपना फील्ड के अंदर प्लांट खड़ा है उसको अपन खाद दे रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, और प्लांट जब तक हेल्दी है उसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा पूरा, तब तक ये जो फंगस होगी उस प्लांट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करती रहेगी। एब्जॉर्व करने के बाद इस लाइफ साइकिल को चलाती रहेगी जब तक प्लांट फील्ड में रहेगा। जब प्लांट डेथ की ओर जाता है, जब प्लांट की मृत्यु होने लगती है, तो उस टाइम में क्या होगा, ये जो लाइफ साइकिल होता है ये पूरा स्टॉप हो जाता है। ये जो सेकेंडरी इन्फेक्शन वाला साइकिल जो चलता है ये पार्ट पूरा स्टॉप हो जाता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसकी सब्सिक्वेंट इसका आगे से क्रमबद्ध देखें इसमें सिस्टम क्या चलता है कि जब ये स्टेज आ जाती है तो इस स्टेज के बाद में क्या करता है, फंगस जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, फंगस जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, प्लांट पार्ट्स में जैसे मान लो कि उसका फ्लोरल पार्ट या फिर उसके कोब के अंदर या फिर सीड वाला पार्ट होता है, तो उसके अंदर फंगस की क्या स्टेज होगी, उसमें क्या करेगा कि फंगस दो स्ट्रक्चर बनाती है। एक तो होती है उसके अंदर उगोनियम, दूसरा होता है इसके अंदर एंथ्रीडियम। एक उगोनियम होता है, दूसरा उसका पार्ट होता है वो उसको बोलते हैं अपन एंथ्रीडियम। अब ये जो एंथ्रीडियम होता है ये तो होता है इसका मेल पार्ट, और जो उगोनियम होता है ये होता है इसका फीमेल पार्ट। ये हो गया फीमेल पार्ट। अब इसके अंदर क्या बनते हैं, ऊस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, इसके अंदर ऊस्पोर्स बनेंगे। इसके अंदर बहुत सारी टर्म होती है, अपने डायरेक्ट बात करते हैं। इसको ऊप्लास्ट बोलते हैं वैसे तो, ऊप्लास्ट। ऊप्लास्ट के अंदर क्या बनता है, ऊस्पोर बनता है। ऊप्लास्ट के अंदर जैसे एक ऊप्लास्ट के अंदर कई बार एक ऊस्पोर बनता है, कई बार ज़्यादा बन जाते हैं। मेल जो गैमेट्स होंगे इसके अंदर, मेल जो गैमेट्स होंगे वो फीमेल पार्ट से एक ऐसे अपेंडेज से जुड़ा रहता है। ठीक है, मेल जो गैमेट होगा वो मूव करेगा, कहाँ आ जाएगा, फीमेल वाले यानी कि ऊप्लास्ट के अंदर आ जाएगा। ऊप्लास्ट के अंदर आने के बाद में n+n तो समझ में आता होगा, ब्रीडिंग में समझा होगा तुम लोगों ने, जेनेटिक्स में n+n हो जाएगा, तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, 2n होगा। तो ये जो पूरी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इसमें एक स्ट्रक्चर बनेगी ऊस्पोर, जो 3 लेयर्ड वॉल होती है उसके ऊपर, और ये क्या होता है, डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड होता है, ये इसका प्रोटोप्लाज्म हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गई ये बन गया ऊस्पोर। अब पैथोजन जब क्या करेगा इसके अंदर, जब प्लांट की डेथ होगी तो उस प्लांट पार्ट के अंदर, डेड पार्ट के अंदर कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी अपने को, उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, ऊस्पोर। और ये ऊस्पोर फिर वापस कहाँ चला जाता है, सॉइल के अंदर। अब देखो सॉइल के अंदर वापस आ गया, सॉइल से फिर वापस प्लांट में आ गया, प्लांट को इन्फेक्ट किया, फिर वापस सिस्टेमिक इन्फेक्शन हुआ, फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन चलता रहेगा इसका। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन की स्टेज आ जाएगी, जब एडवर्स कंडीशन होगी तो फिर वापस से प्लांट पार्ट में ऊस्पोर बना रहता है। तो जैसे ये प्लांट आगे आगे जैसे अपने सोइंग करेंगे तो जैसे सॉइल के अंदर पड़ा है तो नेक्स्ट सीजन में ये डिजीज आती रहती है। तो ये तो हो गया इसका डिजीज साइकिल। अब अपन इसमें बात करते हैं मैनेजमेंट की।
मैनेजमेंट क्या करना है डिजीज़ के अंदर, पहली चीज़ जो होती है मैनेजमेंट में सिंपल होता है, अपने ऐसे नहीं लिखना कल्चरल प्रैक्टिसेस, फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, ऐसा कुछ नहीं है, अपने मेन पॉइंट लिखने हैं। जैसे 4-5 पॉइंट लिखे अपन, 4-5 पॉइंट में क्या आ जाएगा, जैसे सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, फील्ड का सैनिटेशन होना चाहिए, फील्ड का सैनिटेशन होना चाहिए। सैनिटाइज़र तो नाम सुन लिया, रट लिया होगा अब तक तो। सैनिटेशन मतलब साफ़ करना होगा, फील्ड को साफ़ करते हैं या फिर डीप समर प्लोविंग कर देते हैं, उसकी खेत की गहरी जुताई कर देते हैं, तो उस वजह से क्या होगा, जो ऊस पोर होंगे वो मिट्टी पलटने की वजह से वो प्लांट डेब्रीज होगा वो बाहर आ जाएगा, तो वो डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोज होने की वजह से उसमें क्या होगा, वो पूरे के पूरे ऊस पोर होंगे वो मर जाते हैं, हाई टेम्परेचर की वजह से वो डेड हो जाते हैं। तो फील्ड सैनिटेशन या फिर डीप समर प्लोविंग बोल देते हैं अपन। फील्ड सैनिटेशन यानी कि वहाँ से कचरा हटाना और फिर डीप प्लोविंग करना। उसके बाद अपन बात करते हैं या फिर रिमूविंग ऑफ कोलेटरल होस्ट, कोलेटरल होस्ट को भी हटा देना, यानी कि वीड जो होते हैं वीड को फील्ड से हटा देते हैं, वीड को हटा देना। उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी सीड में इन्फेक्शन होता है तो अपने को क्या करना चाहिए, अपने को सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट किससे करते हैं, एक फंजीसाइड का नाम आता है, कवकनाशी होता है जो इसके लिए स्पेसिफिक होता है, तो उसका नाम आता है मेटालेक्जिल। क्या होता है, मेटालेक्जिल, या फिर इसको बोलते हैं रिडोमिल, मेटालेक्जिल या रिडोमिल बोलते हैं। इसका क्या करेंगे अपन, 4 ग्राम पर केजी सीड की रेट से सीड ट्रीटमेंट कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट कर दिया, फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसमें देखो सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है तो सिस्टेमिक फंजीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। लोकल इन्फेक्शन को हटाने के लिए अपन दूसरा फंजीसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपन मैंकोजेब का भी स्प्रे करें तो मैंकोजेब से भी इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन या फिर स्पोरुलेशन वगैरह इसका रुक जाता है। तो मैंकोजेब की स्प्रे करते हैं तो अपने जैसे 2% मैंकोजेब का फोलियर स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। और मेटालेक्जिल का भी स्प्रे कर देते हैं, मेटालेक्जिल का भी स्प्रे कर सकते हैं अपन। तो ये तो हो गया इसका केमिकल कंट्रोल, ठीक है। अब अपने को मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि कल्चरल प्रैक्टिसेस और बैलेंस यूज फर्टिलाइजर होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस यूज फर्टिलाइजर। तो ये इसका मैनेजमेंट का पार्ट आ जाता है। तो मैनेजमेंट में अपने फील्ड सैनिटेशन लिखना है, डीप समर प्लोइंग लिखनी है उसके अंदर, और क्या करते हैं अपने को ऑर्गेनिक मैन्योर ज़्यादा डालनी चाहिए, जैसे गोबर की खाद ज़्यादा डालनी चाहिए, और उसका सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट के अलावा उसकी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं अपन, केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट के पॉइंट आ जाते हैं बेसिक। इसके बाद अपने एक डिजीज़ की बात करते हैं, इसके अंदर लगता है स्टॉक रोट। स्टॉक रोट इसके अंदर जो डिजीज होती है, स्टॉक का मतलब हो गया तना, तने के अंदर क्या हो रही है, रोटिंग। जैसे मैंने बताया था रूट रोट। अब देखो रोट की बात करते हैं तो रोट में क्या चीज़ होती है, मैंने डेफिनेशन में बताया कि उसका डिस्कलरेशन होगा, कलर चेंज होगा, उसका डिग्रेडेशन होगा, और उसका रोटिंग में क्या, इसका एक कलर और सॉफ्टनिंग आ जाती है, ठीक है, एक सॉफ्ट हो जाता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम देखो अपने स्टॉक रोट में मिलेंगे। स्टॉक रोट जो डिजीज होती है वो किससे होती है, एक बैक्टीरिया होता है एरवीनिया, एरवीनिया क्राइसेंथेमी, एरवीनिया क्राइसेंथेमी, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज होती है। इसमें दो, एक स्टॉक रोट डिजीज और भी होती है, उसको पोस्ट फ्लावरिंग स्टॉक रोट बोलते हैं। पोस्ट फ्लावरिंग स्टॉक रोट वो अपने नहीं है, अपने सीधी स्टॉक रोट पूछा है तो स्टॉक रोट जो होती है वो एरवीनिया क्राइसेंथेमी से होता है। इसका सिम्टम मैं सीधा यहीं से बता देता हूँ, इसको रिकॉर्ड के साथ साथ तुम लोग लिखते जाना। स्टॉक रोट में क्या होगा, देखो स्टॉक रोट मतलब उसके तने में सड़न होगी। तने में सड़न होने की वजह से क्या होगा, जब बैक्टीरिया इस पर इन्फेक्शन करेगा तो इन्फेक्शन की वजह से इसके जो स्टॉक यानी कि तने के ऊपर क्या बनेंगे, इस पर लीजन्स बनेंगे। तने पे क्या बनेंगे, इसके लीजन्स बनेंगे, लीजन्स बनेंगे। अब इसमें क्या होता है, देखो लीजन्स कैसे बनेंगे, जैसे कोई एक लीजन डेवलप हो गया, उसके अंदर ग्रीनिश कलर का लीजन या फिर डार्क कलर का लीजन जो डेवलप हुआ, लीजन क्या करेगा, जैसे स्टॉक होता है तो स्टॉक के ऊपर होती है इंटरनोड्स। इंटरनोड्स में जैसे यहाँ पे लीजन डेवलप हुआ है तो लीजन यहाँ डेवलप होता है, तो इसके बाद ये क्या करेगा, लीजन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ फैलेगा। ये लीजन ऊपर से नीचे की तरफ फैलेगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ फैलेगा तो ये 1 या 2 इंटरनोड तक ही लिमिटेड रहता है, यानी कि ये एक
एक इंटरनोड ऊपर यानी कि इस इंटरनोड तक यहाँ तक आ सकता है और एक नीचे तक। तो इस हिस्से के अंदर इन्फेक्शन करेगा यानी कि ये लीजन फैल के इतने एरिया तक बढ़ सकता है और अंदर से इसका बिल्कुल जो स्टॉक होता है, जो तना होता है, वो बिल्कुल काला दिखाई देता है। इसकी डिकेइंग हो जाती है। डिके मतलब ये सड़ने लग जाता है, ठीक है, डीकम्पोज होने लग जाता है। यानी कि स्टॉक के अंदर इन्फेक्शन हुआ। स्टॉक में इन्फेक्शन कैसे हुआ? पहले लीजन बना। लीजन क्या बनता है? जैसे इंटरनोड के पास में नोड पे बना तो वो क्या होगा, एक या दो इंटरनोड ऊपर से नीचे की तरफ फैल जाता है। फैलने के बाद में क्या होगा, इसका जो स्टेम का जो कॉलर रीजन यानी कि पास वाला जो पार्ट होता है वो पूरा का पूरा सड़ जाएगा। तो वो बाद में क्या होता है, ये लीजन बनने के बाद में उसकी डिकेइंग हो जाएगी। डिकेइंग होने के बाद में क्या होता है, तना जो होता है वो सूख जाता है। तना क्या होगा, सूख जाता है। सूखने के बाद जो क्या होगा, तना जमीन के ऊपर कई बार क्या होता है, ये टोपल डाउन मतलब ज़मीन के पास वाले हिस्से से ये ज़मीन पे गिर जाता है। यानी कि बिल्कुल कमज़ोर नाजुक होने की वजह से ये क्या होता है, गिर जाता है। तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, स्टॉक रोट। ये तो हो गया स्टॉक रोट। मैंने बताया सॉफ्टनिंग हो जाती है इसके अंदर, ये वाला पार्ट सॉफ्ट हो जाएगा, इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा और इसके ऊपर डिस्कलरेशन यानी कि पूरा काला पड़ जाएगा, सड़ा हुआ दिखाई देगा। ये वाला हिस्सा 1 से 2 इंटरनोड इसकी सड़ी हुई दिखाई देगी और पौधा इसके बाद क्या होगा, वो जो जहाँ पे रोटिंग हुई वो वाला पार्ट पूरा सूख जाएगा और बाद में ज़मीन पे गिर जाएगा। अब ऊपर के पार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके, देखो अफेक्टेड जो पार्ट होता है उसकी जैसे लीव्स होती है, लीव्स में क्या होगी, इसकी विल्टिंग जैसे अपीयरेंस आने लग जाएंगे। मतलब स्टॉक में उसमें सड़न होने की वजह से क्या होगा, ऊपर वाटर सप्लाई और न्यूट्रिएंट सप्लाई रुक गया है। तो अब रुकने के बाद उसमें क्या होगा, इसकी जो लीव्स होगी वो पूरी की पूरी ड्राई होने लग जाएगी, पत्तियां सूखने लग जाएगी, येलोइंग स्टार्ट हो जाएगी और ये पौधा पूरा का पूरा मुरझान शो करेगा। तो ये इसके कॉमन सिम्टम हो गए स्टॉक रोट के। अब ये होता क्या है, बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर ये भी सेप्रोबिक नेचर के होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ये, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। पिछले सेमेस्टर में तुम लोगों को इसकी स्टैंडिंग भी करके बताई थी कि कैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को पहचानते हैं। तो वो ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया होता है। अब इसमें क्या होता है, इसका प्री डिस्पोजिशन की बात करते हैं, इसकी मतलब फेवरेबल कंडीशन की बात करेंगे। तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि बैक्टीरिया जो होता है उसको 28 और 30 डिग्री से अबोव का टेम्परेचर चाहिए। मतलब 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर या फिर इससे ज़्यादा का टेम्परेचर, या फिर इसके लिए बात करें तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो उसके लिए फेवरेबल होता है, ठीक है। मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो बैक्टीरिया भी ज़्यादा एक्टिव होता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में क्या होना चाहिए, इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। 85% के पास में रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ज़्यादा ही टेम्परेचर। अब देखो ये दोनों कैसे पॉसिबल होते हैं, देखो जब बारिश होती है और बारिश के साथ साथ में तेज़ धूप निकल आती है तो उस टाइम क्या होता है, टेम्परेचर भी राइज हो जाता है और उसमें ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पे कौन सी डिजीज़ होने के चांसेस हो जाएंगे, स्टॉक रोट। और मेज जहाँ होता है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि इसको पानी वैसे भी ज़्यादा चाहिए। तो बारिश वाले क्षेत्र के अंदर क्या होगा, इसके अंदर स्टॉक रोट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। जबकि टेम्परेचर बढ़ता है, दिन में ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और बारिश भी हो रही है साथ में, तब ये इसकी फेवरेबल कंडीशन हो जाती है, ठीक है। कुछ न्यूट्रिशन के भी फैक्टर काम करते हैं, जैसे ज़्यादा नाइट्रोजन एप्लीकेशन करने की वजह से भी स्टॉक रोट हो जाता है, क्योंकि उसको सॉफ्ट बना देता है प्लांट को। तो नाइट्रोजन की वजह से भी क्या हो जाता है, इसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी या नाइट्रोजन ज़्यादा देने की वजह से भी ये क्या हो जाता है, इसमें स्टॉक रोट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब डिजीज साइकिल की बात करते हैं तो डिजीज साइकिल में क्या होगा, बैक्टीरिया कहाँ सर्वाइव करता है, कहाँ पे जीवित रहेगा। बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं, तो प्लांट डेब्रीज जो कृषि के जो अवशेष होते हैं, फसल के जो अवशेष होते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया पड़ा रहता है। तो उस बैक्टीरिया जब वो प्लांट को अपने नेक्स्ट सीजन में जब ग्रो करेंगे तो क्या करेगा, उस प्लांट के अंदर इन्फेक्शन कर देगा। बैक्टीरिया जब उस सीडलिंग जो जर्मिनेट होगी, तो ये रोड शेप का बैक्टीरिया होता है, इस टाइप का बैक्टीरिया होता है, इसके ऊपर चारों ओर ऐसे फ्लेजिला होती है, इसको पेरिट्राइकस टाइप के बोलते हैं। ये तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होगी। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, प्लांट में इन्फेक्शन करेगा और बैक्टीरिया सिस्टेमिकली फैलता है। वैसे तो आंतरिक भाग में फैलता रहता है जाइलम के थ्रू, और ये इसी पार्ट पे लीजन डेवलप करेगा और ये पूरी इंटरनोड के ये नीचे वाला कॉलर जो रीजन होगा उसको पूरी की पूरी डिकेइंग कर देगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन इसमें कैसे होगा, इरिगेशन वाटर। सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे होगा इसमें,
एक तो हो गया इरिगेशन वाटर, इरिगेशन वाटर की वजह से इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, अगर तेज़ हवा चल रही है और बारिश हो रही है तो हवा, तेज़ हवा के साथ साथ में जो रेन जो होती है, रेन के झोंके जब लगते हैं, जब प्लांट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, या फिर उस वजह से क्या होगा, जो पानी, जो फील्ड के अंदर ज़्यादा पानी है तो उस पानी के कांटेक्ट में अगर ये रोटेड पार्ट जो होता है पानी के कांटेक्ट में होता है, तो वो पानी जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ जैसे चला जाता है तो उससे भी इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो सिंपल सा लाइफ साइकिल होता है इसके अंदर, सेकेंडरी इन्फेक्शन इससे होता है, ठीक है। इसके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन भी बैक्टीरिया में देखो क्या बनता है, बैक्टीरिया की तो एक सेल है, उसके अंदर कोई दूसरी स्ट्रक्चर नहीं बनती, एक सेल से 1 से 2 बन जाती है, 2 से 4 बन जाता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, ये मल्टीप्लाई होता रहता है और एक ये पूरी ये जो सेल होती है ये मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। फ्लैजिला होती है, ये मूवमेंट में इसकी हेल्प करती है, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें मैनेजमेंट में बैक्टीरिया के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया के लिए क्या यूज़ करेंगे अपन, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में क्या कर सकते हैं अपन, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, इसका अपन स्प्रे कर सकते हैं या फिर इससे अपन सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये इसके लिए बेस्ट उपाय होता है। और अपने को क्या चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर पानी के अंदर फ्लडिंग यानी कि पानी का भराव नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सा टाइम तक पानी नहीं होना चाहिए फील्ड के अंदर, और इस वजह से क्या, जैसे फील्ड के अंदर पानी कल्चरल प्रैक्टिसेज हो जाती है, तो ये कल्चरल प्रैक्टिसेज इस टाइप की होनी चाहिए कि अपने उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं हो, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट अपने इसमें यूज करते हैं। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, कई कॉपर फंजीसाइड होता है वो भी इसके लिए हेल्पफुल होता है, तो COC भी अपन इसमें डाल सकते हैं, तो COC भी इसके अंदर काम कर जाती है। और इसका मेन जो केमिकल होता है वो सिर्फ एंटीबायोटिक होता है बैक्टीरिया के लिए। इसके लिए बायो एजेंट भी यूज़ करते हैं, तो बायो एजेंट में क्या आता है, इसमें स्यूडोमोनास। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करते हैं तो स्यूडोमोनास का अपन सोइल एप्लीकेशन कर सकते हैं, स्यूडोमोनास का अपन सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस ये एक स्पीशीज होती है, ये क्या होता है, बायो एजेंट होता है, जो एक बैक्टीरिया ही होता है ये, जो दूसरे बैक्टीरिया या फिर पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि FYM का एप्लीकेशन भी क्या करता है, बैक्टीरियल पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। तो ये अपना मेजर दो डिजीज़ अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद सिंपल सा आगे सीधा पढ़ना है अपने को, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना, सिम्टम पढ़ने हैं, मैनेजमेंट पढ़ना है, डिजीज साइकिल पढ़ना है। अपने जो मेजर डिजीज होगी जिसका बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, उसको अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी इनके सिंपल सिम्टम बता रहा हूँ, बुक्स में देखोगे, एक बार नोट्स में देखोगे तो बहुत ईजी तरीके से याद हो जाएंगे। थैंक यू।